बच्चों, फूड किसी भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी होता है जितनी की हवा होती है या पानी होता है। तो किसी भी कंट्री के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं फूड सिक्योरिटी का। तो फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। अब देखिए, इस फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में मैंने 3 टर्म्स यूज करी है। एक तो अवेलेबिलिटी, एक एक्सेसिबिलिटी और एक अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में इनका क्या मतलब होता है? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स food production within the country, food imports and the previous year stock stored in government granaries। तो मेन बात यह है कि हम ये कैसे कहेंगे कि किसी कंट्री में फूड अवेलेबल है या नहीं है। देखिए, किसी भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं, उन सभी के लिए अगर प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल है, इट मीन्स फूड इज अवेलेबल इन दैट कंट्री। और एक कंट्री में फूड कैसे अवेलेबल हो सकता है? या तो कंट्री खुद प्रोडक्शन करे फूड का, या फिर वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाए, या फिर उस कंट्री के पास में जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में रखा हो। अगर इन तरीकों से गवर्नमेंट के पास में, इन कंट्री के पास में फूड अवेलेबल है, इट मीन्स देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। इसके बाद सेकेंड टर्म है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। किसी कंट्री का कोई भी पर्सन है वो इस अवेलेबल फूड को एक्सेस कर सके, इस तक पहुंच सके, तो उसे हम बोलते हैं कि वो फूड एक्सेसिबल है। एंड थर्ड टर्म इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। देखिए, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि कोई पर्सन ये जो अवेलेबल फूड है उसको अफोर्ड कर सके, मतलब उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसे परचेज कर सके। पर सिर्फ फूड परचेज करना, सफिशिएंट अमाउंट में फूड परचेज करना ही काफी नहीं होता है। जो फूड वो पर्सन परचेज कर रहा है वो फूड सेफ होना चाहिए। सेफ होना चाहिए मतलब अगर वो उस फूड को खाता है तो वो बीमार ना हो जाए, वो फूड सेफ होना चाहिए। और साथ ही साथ वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी उस फूड को खा के ग्रो करे। सो food security is ensured in a country only if enough food is available for all the persons। कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल हो। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। जो फूड अवेलेबल है वो सब लोग परचेज कर सकें, मगर वो फूड भी एक्सेप्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए। इट मीन सेफ एंड न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप का फूड लेने से रोक नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन कितना भी फूड परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है। पर बच्चों, वाई फूड सिक्योरिटी? आखिर हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों? देखिए, कंट्री में जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लोग ज्यादातर एक्चुअल में फूड इनसिक्योर रहते ही रहते हैं। इनके पास में खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता है हमेशा। इट मीन्स इनको तो फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, पर आपको या मुझे फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, सुनामी या ऐसी कोई दूसरी कैलेमिटी अगर हो जाती है तो। पर फिर भी आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी? तो बच्चों, अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा कि ये केदारनाथ का टेम्पल है। देखिए, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। एक्चुअली यहां पे केदारनाथ में फ्लड आ गया था, तो यहां जितने भी लोग घूमने आए हुए थे वो सब लोग इन पहाड़ियों के बीच में फंस गए थे। ये सभी लोग उत्तराखंड में ऐसा बुरा फंस गए थे, ये लोग कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाए थे। अब ये लोग जहां फंस गए थे वहां पे प्रॉपर फूड की सप्लाई नहीं थी, वहां प्रॉपर मेडिसिन की सप्लाई नहीं थी हो पा रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवर्स वेदर था और ऊपर से जो टेरेन है वो भी बहुत इवन नहीं है। तो यहां पे जो लोग फंस गए थे वो सभी लोग इनसिक्योर थे, वो सभी लोग फूड इनसिक्योर थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर खाने के लिए खाना नहीं था, न जाने कितने कितने दिनों तक।
इसके अलावा यही चीज समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। तो बच्चों सपोज ये कोई एक स्टेट है, इस स्टेट में एक बार क्या हुआ कि बहुत ही जबरदस्त ड्राउट की सिचुएशन डेवलप हो गई। इतना गजब का सूखा पड़ा, इतना जबरदस्त सूखा पड़ा यहाँ पे कि उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी क्रॉप ग्रो करी गई थी, जितना भी फूड ग्रेन ग्रो करा गया था, सब खराब हो गया, सब सूख गया। तो इससे क्या हुआ कि उस रीजन में और क्रॉप की सप्लाई नहीं हो पाई और फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं हो पाई। तो अब और क्योंकि फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं हो पाई, इसलिए जो अवेलेबल फूड था उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, प्राइसेस बढ़ गई। अब बच्चों प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लोगों को दो वक्त का खाना होता है वो भी नहीं खा पा रहे थे, इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई। तो देखिए हुआ क्या, एक नेचुरल कैलेमिटी हुई। उस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उस रीजन में रहने वाले सभी लोगों पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ा। एंड इफ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, जैसे कि किसी स्टेट में ऐसा हो या किसी कंट्री में ऐसा हो, और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, साल, 2 साल, इतने टाइम तक अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, परसिस्ट करती है, देन इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तो स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन मीन्स टू सफर एक्सट्रीम हंगर, एंड अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन। और ये जो फैमिन है वो क्या होता है? फैमिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन। देखिए ड्राउट की वजह से फसलें खराब हुई, फसलें खराब होने की वजह से जो फूड ग्रेन था वो महंगा हुआ, फूड ग्रेन महंगा हुआ इसलिए लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाने लगे। अब क्योंकि एक पूरे स्टेट में ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी, इसलिए वहां पे स्टारवेशन की सिचुएशन डेवलप होने लगी। अब स्टारवेशन की सिचुएशन जो डेवलप हुई उसकी वजह से बहुत वाइड स्प्रेड डेथ होने लगी, लोगों की भूख से मौत होने लगी। एंड एपिडेमिक्स caused by forced use of contaminated water and decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। बच्चों कंटेमिनेटेड वाटर से और जो खराब फूड है उसको खाने की वजह से और खाना कम मिलने की वजह से जो बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो गया है, उसकी वजह से जब लोग मरने लगते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फैमिन। इंडिया ने आज तक एक ही फैमिन देखा है, एक्चुअल में 2 देखे हैं, पर मॉडर्न इंडिया ने 1943 में एक फैमिन देखा है, बंगाल का फैमिन, जिसकी क्लिप्स मैंने आपको वीडियो की चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाई थी। पर बच्चों ये तो मैंने बात करी 1943 की। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इंडिया में, प्रेजेंटली क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में? तो देखिए ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा का मैप है। इसमें एक ये डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी और एक ये डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। तो रायगढ़ में काशीपुर नाम की जगह है, वहां पे, और एक कालाहांडी, इन 2 जगहों पे अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि स्टारवेशन से लोगों की डेथ हुई थी। और सिर्फ उड़ीसा ही क्यों, राजस्थान में बारा नाम की एक जगह है, बारा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी अभी ऐसी न्यूज आई थी कि कुछ लोगों की स्टारवेशन से डेथ हुई है। इसके अलावा झारखंड में पलामू करके कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी ऐसी न्यूज आई थी कि लोगों की स्टारवेशन से डेथ हुई है। इसके अलावा एक रिसेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, केदारनाथ वाला। तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में आज भी स्टारवेशन की वजह से, या यूं कहें कि लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी की वजह से डेथ्स हो रही हैं। पर 1943 में जो फैमिन हुआ था वैसा फैमिन अब तक इंडिया में दोबारा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट फैमिन हुआ ही नहीं है तब से लेके इंडिया में अब तक। तो जो सवाल ये उठता है कि हु आर फूड इनसिक्योर। अगर आज भी इंडिया में स्टारवेशन की वजह से डेथ हो रही है तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि फूड इनसिक्योर आखिर है कौन, वो कौन लोग हैं जो स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं। बच्चों ये समझने के लिए हम 2 स्टोरीज देखते हैं। पहले तो हम स्टोरी देखते हैं, एक रायपुर नाम का विलेज है वहां की। तो रायपुर नाम के विलेज में एक आदमी रहता है, उसका नाम है रामू। रामू की फैमिली में एक तो उसकी वाइफ है, उसका नाम है सुनहरी, एक उसका बड़ा बेटा है सोमू जो 10 साल का है। इसके अलावा इसके 3 छोटे बेटे हैं और 2 छोटी उसकी बेटियां हैं। ये 5 बहुत छोटे छोटे से हैं। टोटल फैमिली में 8 मेंबर रहते हैं। तो इस रामू की जो फैमिली है उसमें अर्निंग कैसे है, फैमिली की अर्निंग कैसे है? देखिए रामू वर्क्स एज अ फार्म लेबरर।
रामू एक लैंडलेस फार्म लेबर है. एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग. ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months. अब क्योंकि रामू एक फार्म लेबर है, पर फार्म पे तो पूरे 12 months तक काम चलता ही नहीं है. तो जितने भी महीने फार्म पे काम चलता है उतने टाइम तो फार्म पे काम कर लेता है रामू, पर बाकी के टाइम क्या करता है? बाकी के 4 months बचते हैं करीब, तो 4 months तक रामू अनएम्प्लॉयड रहता है. इट मीन्स ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. पर क्योंकि रामू बहुत ज्यादा गरीब है और इतनी बड़ी उसकी फैमिली है, तो वो 4 months तक अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर सकता. उसको पैसों की बहुत जरूरत रहती है. इसके लिए ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज. अदर एक्टिविटीज कैसे? जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे लेबर की जरूरत होती है, तो वहां पे जाके रामू कुछ काम कर लेता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर लेता है. इसके अलावा जो इसका बेटा है, जो 10 साल का इसका बेटा है सोमू वर्क्स एज अ पाली फॉर द सरपंच ऑफ द विलेज एंड अर्न्स ₹1000. पाली कौन होता है? जो कैटल्स का ध्यान रखता है उसे पाली बोलते हैं. तो जो सोमू है वो 10 साल का है और वो पाली का काम करता है, एंड ही अर्न्स ₹1000 पर मंथ. इसके अलावा जो उसकी वाइफ है सुनहरी वर्क पार्ट टाइम एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक, रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग. ये काम है सुनहरी का. बिसाइड्स शी ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड इन द बिजी सीजन एंड सप्लीमेंट्स हिज अर्निंग. तो बच्चों देखिए, फैमिली में 8 में से जो 3 एल्डर लोग हैं वो तीनों को मतलब वर्क करना पड़ता है, तीनों को काम करना पड़ता है. तो इस फैमिली की जितनी भी अर्निंग होती है उससे इनकी लिविंग कैसे चलती है इसके बारे में बात करते हैं. सो बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ टू बाय essentials for 2 square meals for his family. अपनी फैमिली के लिए 2 टाइम का खाना रामू अरेंज कर पाता है, इतना तो वो अर्न कर ही लेता है. बट ड्यूरिंग द डेज व्हेन he is unable to get some work and he and his family really face difficulty, and sometimes his small kids have to sleep without food. देखिए, जब रामू के पास में फार्म में करने के लिए काम नहीं होता, जब वो 4 महीने तक अनएम्प्लॉयड होता है, उस टाइम वो कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है, वहां पे कुछ लेबर कर देता है. पर कंस्ट्रक्शन का काम भी रेनी सीजन्स में बंद रहता है. उस टाइम रामू के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं रहता है. और जिस दिन रामू के पास करने के लिए कुछ काम नहीं रहता है, उस टाइम उसकी फैमिली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरती है, क्योंकि उन लोगों के पास में इस 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती खाने के लिए. जो सुनहरी है वो मिल्क एंड वेजिटेबल ले आया करती थी कभी कभी, जहां पे वो वर्क करती थी उनके पास से. बट मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील इन द फैमिली. कभी अगर सुनहरी को मिल्क या फिर वेजिटेबल मिल जाती है तो वो उसे कंज्यूम कर पाते हैं, वरना वो उसे परचेज तो नहीं कर पाते. So Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work. तो ये तो बात हुई रामू की, जो रायपुर नाम के एक विलेज में रहता है. पर जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है. देखिए, बैंगलोर में एक रिक्शा पुलर है, उसका नाम है अहमद. अहमद की फैमिली में उसके 3 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं और उसके बूढ़े पेरेंट्स रहते हैं. टोटल फैमिली में 8 लोग हैं. द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा. ये जो डेली रिक्शा पुल करता है उससे जितना अर्न करता है उसी पे इसकी फैमिली सर्वाइव कर रही है, क्योंकि इस पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी है जो ब्रेड अर्न करता है, वो है अहमद. ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एज हिज अर्निंग फ्लक्चुएट्स एवरी डे. देखिए, कई बार रिक्शा पुलर्स को बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, उनको सुबह से लेकर शाम तक लगातार सवारी मिलती जाती है. कई बार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक कोई सवारी भी नहीं मिलती. उन दिनों में जो अहमद है, जब रिक्शा पुलर है, सिर्फ अहमद ही नहीं कोई भी रिक्शा पुलर है, उन दिनों में उनकी अर्निंग नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है. सो ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज. कई बार इतनी भी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि वो कुछ अमाउंट सेव कर लेता है उसकी डे टू डे नेसेसिटीज बाय करने के बाद. ऑन अदर डेज, जिन दिनों में वो बहुत अच्छा अर्न नहीं करता है,
ही बेयरली अर्न्स इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटीज। तो जिन दिनों उसकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती, उन दिनों में वो जो अमाउंट अपना सेव करता है अर्निंग का, उन्हें यूज करना पड़ता है। तो देखिए, इन दोनों स्टोरीज से आप समझ पा रहे होंगे कि फूड इनसिक्योर आखिर कौन है। सो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम food and nutrition insecurity in India. The worst affected group are landless people, traditional artisans and destitutes including beggars. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupation and casual labor market. जैसा कि अभी हमने अहमद के केस में देखा था, उसकी फैमिली में सिर्फ एक वही पर्सन था जो वर्क कर रहा था। ही वॉज ओनली वर्किंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और उसका ऑक्यूपेशन का कभी कुछ कंफर्म नहीं था कि उसको कितना अमाउंट देगा। ही वॉज यूजुअली इल पेड। द पर्सन अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, वो भी फूड इनसिक्योर है। देखिए, एक एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको एक और दे सकता हूं। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे। तो जो लोग माइग्रेट करके इंडिया में आके रहने लगे, दे वर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, हालांकि मैंने यहां लिखा है, पर यहाँ नेचुरल डिजास्टर या फिर मैन मेड डिजास्टर भी हम लिख सकते हैं। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर constitutes an important segment of the food insecure population. तो देखिए, कोई मदर है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, वो फूड इनसिक्योर है, तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बेबी बॉर्न होगा वो माल न्यूट्रिशन होगा। तो बच्चों, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था इंडिया में, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS, which was conducted in year 1998-99। उस सर्वे से पता लगा था कि इंडिया में उस वक्त अबाउट 11 करोड़ ऐसी वुमेन थी, सच वुमेन्स थी, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स थी। तो बच्चों देखिए, फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हालांकि पूरे ही देश में आपको हर जगह मिल जाएंगे, मगर पीपल ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आर मोर फूड इनसिक्योर। ये बाकी स्टेट के लोगों से ज्यादा फूड इनसिक्योर है। पर देखिए, फूड इनसिक्योरिटी का एक और एस्पेक्ट है, वह एस्पेक्ट है हंगर। तो बच्चों, फूड सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। न कोई आज भूखा रहे, न कोई कल भूखा रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री में डेवलप हो जाती है, इट मीन्स उस कंट्री ने फूड सिक्योरिटी अटेन कर ली है। बच्चों, हम हंगर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट तो है क्रॉनिक हंगर, दूसरा पार्ट है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या है? क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। अब कोई आदमी है, उसकी डाइट है कि वो 5 चपातीज या फिर 250 ग्राम ऑफ राइस एट अ डाइट वो कंज्यूम कर सकता है, पर उसको रेगुलरली या तो सिर्फ सिंगल चपाती मिलती है या फिर उसको 100 ग्राम राइस मिल रहा है खाने के लिए, इनएडिक्वेट सप्लाई मिल रहा है उसे फूड का। ऐसे में क्रॉनिक हंगर वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती है। पुअर पीपल, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल, ये लोग विक्टिम है क्रॉनिक हंगर के। फिर सीजनल हंगर क्या है? सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो आप अज्यूम कर ही पा रहे होंगे कि ये जो सीजनल हंगर है वो रूरल एरियाज में ज्यादा मिलता है। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर। तो देखिए, क्रॉनिक हंगर तो ओवर अ टाइम पीरियड चलता रहेगा, पर सीजनल हंगर, क्योंकि इसके नाम से पता लग रहा होगा कि सीजनल है, मतलब कुछ महीनों तक रहेगा, फिर कुछ महीनों तक नहीं रहेगा, फिर कुछ महीनों तक रहेगा, फिर कुछ महीनों तक नहीं रहेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने जो रामू को देखा था, तो रामू कौन था? वो सीजनल हंगर का शिकार था।
क्योंकि उसके पास 4 महीने जब कोई काम नहीं रहता था तब वो उसकी फैमिली हंगर से गुजरती थी, हंगर के दौर से गुजरती थी। इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी कैजुअल लेबर्स जो होते हैं वो भी इस दौर से गुजरते हैं, वो भी सीजनल हंगर के दौर से गुजरते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर होते हैं, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, वो मानसून सीजन में तो काम कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, इंडिया में आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया एम करा है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स में, और इसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया में क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर दोनों ही टाइप के हंगर में बहुत ही सिवियर डिक्लाइन देखा गया है। तो देखिए, इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया, जरा इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने लोगों को बताया कि किस तरह से छोटे से लैंड एरिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करा जाए। जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने लॉन्च करवाया व्हीट रेवोल्यूशन। बच्चों, व्हीट रेवोल्यूशन वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है, पर इसके अंदर इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करा गया कि व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके बाद में राइस रेवोल्यूशन आया। राइस रेवोल्यूशन भी हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट था, पर राइस रेवोल्यूशन में लोगों का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा राइस ग्रो करी जाए। तो बच्चों, ये जो रेवोल्यूशन हुए इंडिया में, 3 जो रेवोल्यूशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इन रेवोल्यूशन से कुछ फर्क पड़ा होगा? डेफिनेटली फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? देखिए, 1964-65 में इंडिया में टोटल फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस किया जाता था वो था 7.23 मिलियन टन, मगर 2009-2010 में जो फूड ग्रेन इंडिया में प्रोड्यूस करा जाने लगा वो इंक्रीज होके बन गया 218 मिलियन टन। देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन में प्रोडक्शन में। ये सब इन रेवोल्यूशन की ही देन है। इन रेवोल्यूशन की वजह से ही इतना ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो रेवोल्यूशन है ये पूरे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुए, ये कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल हो पाए, जैसे पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में व्हीट का बहुत बम्पर प्रोडक्शन होने लगा। इसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज्यादा बम्पर राइस का प्रोडक्शन होने लगा। पर देखिए, कुछ स्टेट ऐसे थे इंडिया में जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में प्रॉपरली ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उस वजह से उन स्टेट्स में आज भी फूड ग्रेन इतने ज्यादा बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो बच्चों देखिए, इंडिया में फूड को सिक्योर रखने के लिए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके हमने बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे स्टाइल हमने बना रखी है। चलिए देखते हैं वो क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।